आ रही है मेरी? हाँ जी। जी, जी। जी सर, तो आधुनिक काल से शुरू करें? हाँ मैम, आप आधुनिक सहज काल से करें। आप सहज रहेंगे या आप क्या पढ़ कर आए हैं? आप बता दीजिए, वहाँ से शुरू कर लेते हैं हम। पढ़ने को तो मैं पहले पढ़ा हुआ सारा। वैसे अगर किसी काल विशेष की बात करें तो आदिकाल। ठीक है सर, तो पहला और आप प्रश्न मैं हाँ, आदिकाल से ही पूछना चाहूँगी। हम जो नामकरण है, कालों के नामकरण करते हैं और उनका काल विभाजन भी हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। तो ये नामकरण और काल विभाजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है सर? हाँ जी मैम, क्योंकि अगर कोई भी इतिहास लिखा जाता है तो उसको जो है तो सहज दृष्टि से पढ़ने के लिए हमें जो है उसका विभाजन करना पड़ता है, ताकि परिवर्तन विशेष को हम अलग अलग जो है भागों में विभाजित करके उसको हम जान सकें उस समय क्या परिस्थितियां रही। अगर हम काल विभाजन नहीं करते हैं तो फिर सारा जो इतिहास है हिंदी का या किसी विषय का, वो फिर आपस में घुल मिल जाता है और हम उसको अलग अलग करके नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए काल विभाजन करना उचित रहता है। और नाम से हमें उस कालखंड की विशेष प्रवृत्ति का बोध होता है कि इस चीज की प्रचुरता रही इस कालखंड में, इसलिए हमें नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा हमें ये बोध नहीं हो पाए कि वे किस विषय की प्रधानता रही इस समय में। जी मैम। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है, विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल को जोड़ने वाला संधिकालीन कवि कहा जाता है। तो ये जी, क्यों कहा जाता है? किस प्रकार उन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल की एक कड़ी के रूप में कार्य किया? ये इसकी मैम दो तीन कारण इसके बनते हैं। जो एक पहला कारण मैं मुझे याद आ रहा है वो ये है कि विद्यापति जो हैं वो समय सीमा के अनुसार तो जो है भक्ति काल में जा रहे हैं, लेकिन अपनी रचनाएं पदावली के आधार पे जो अपभ्रंश या अवभट्ट में कीर्तिलता कीर्तिपता का रचनाएं की, तो ये अपभ्रंश और अवभट्ट और मैथिली भाषाओं में लिख रहे थे। ये अपभ्रंश और अवभट्ट आदि काल में ही प्रचलन में भाषाएं अधिक थी, तो इस कारण से उनको रचना शैली के आधार पे तो आदि काल में लिया गया, एक समय सीमा से मध्य काल में जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें हिंदी में आदि काल भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। और एक बात और भी है कि इन्होंने कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया था हिंदी में पहली बार। और भक्ति काल में वहीं सूरदास हम देखते हैं महान कवि के रूप में जो उसका कृष्ण काव्य को अपनाते हैं। तो ऐसा कार्य विद्यापति पहले ही कर चुके थे, तो कार्य बाद में जाकर के सूरदास ने किया, उसकी शुरुआत वहां से हो गई। तो इस नजरिए से उनकी भक्ति काल कुछ विषयों में हमें मिल जाती है, एक दो विशेषताएं जो हमें भक्ति काल में देखने को मिलती है। इस तरीके से इन्हें संधि कवि कहा जाता है। जी मैम। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा? भक्ति काल को श्रवण काल कहने का पहला जो मुख्य मैं कारण मानता हूँ ग्रीष्म के आधार पे, वो ये कि यह काल ऐसा काल था जिसमें सामाजिक चेतना बहुत जनता में जागृत हुई, तो सामाजिक चेतना का काल था। और कबीर जैसे जो संत हुए, आगे और भी कवि हुए, उन्होंने जनता को जागृत किया। और भक्ति काल में जो हमारे शास्त्र मूल्य हैं पुराने, हमारे प्राचीन काल के जो मूल्य हैं उनको स्थापित किया गया। तो और प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया भक्ति में पहली बार, अधिक मात्रा में। तो प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जाना, सामाजिक चेतना होना, लोगों का पहली बार लोगों में जागृति लाना, पहली बार समाज में सुधार करने का उठाया गया कबीर जैसे कवियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा। इसलिए इसको ग्रीशन ने सब बातों को मिला करके श्रवण काल कहा था। जी। जी सर, बहुत बढ़िया। आपके प्रिय रचयिता कौन है? अगर मैं अधिक में बताऊं, बात करूं तो अमीर खुसरो है, आधुनिक काल में दुष्यंत कुमार। आधुनिक काल में दुष्यंत कुमार। हाँ, दुष्यंत जी। दुष्यंत कुमार ने किस प्रकार की रचनाएँ लिखी हैं सर? दुष्यंत जी ने जो वर्तमान समाज में जो 1975 के आसपास
जो हमारे से आजाद हो चुका था, लेकिन फिर आजाद होने के बाद भी हमारी जो नीतियां हैं वो हमारी नहीं बदली, नहीं देश की। और एक, मैं यूं कहूँ कि सामाजिक अराजकता का माहौल फैला हुआ था। उसमें दुष्यंत जी ने गजलों के द्वारा बातों को उठाया और लोगों तक जो है अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई, समाज में को जागृत करने के लिए। जी मैम। जी सर, एक मेरा और प्रश्न है, अगर दुष्यंत कुमार की बात करते हैं तो उन्होंने गज़ल विधा को ही क्यों चुना? उन्होंने कविताओं को क्यों नहीं चुना? उन्होंने गद्य को क्यों नहीं चुना? क्योंकि एक जो कवि विशेष होता है उसकी पहली बात तो ये होता है कि उसकी रुचि होती है। अगर किसी कवि या लेखक या साहित्यकार को हम कहें, उसकी रुचि अगर कहानी लेखन में है, वो कहानियां पढ़ने में है, लिखने में है, तो वो कहानी विधा को चुनेगा। किसी की कविता लेखन में हिंदी में कविता को चुनेगा। लेकिन दुष्यंत जी ने है उर्दू और हिंदी, गजल उर्दू का जो काव्य है, लेकिन उन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच का मार्ग अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सरल लिखता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, आज मैं आपको गजल सुनाता हूँ जिसे मैं ओढ़ता बिछता हूँ। तो एक ऐसा मार्ग अपनाया जिससे सरलता से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। दुष्यंत जी को जो है गजल विधा का प्रयोग करना अच्छा लगा होगा, क्योंकि रुचि के अनुसार ही कोई विषय चुना जाता है। जी मैम। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है, रासो साहित्य की कोई 5 विशेषताएँ बता दीजिए आप? और रासो साहित्य, जी मैम, रासो जी सर। साहित्य में सबसे पहले बात करें तो आश्रय दाताओं की प्रशंसा की गई है और कल्पना की प्रधानता मिलती है। एक ग्रंथ में ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है और वीर रस मुख्य रस के रूप में आया है, साथ में श्रृंगार रस का भी समावेश किया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण जो था वो नकारात्मक रहा था और सामंती समाज बोलबाला में और रासोग्रथों की प्रामाणिकता में सही मिला है। अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, जैसे अरिल है, छप्पे है आदि छंदों का प्रयोग किया गया। और काव्य भाषा के रूप में अगर देखें हम, तो डिंगल और पिंगल शैलियां अपनाएगी। जी मैम। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अंतिम प्रश्न, आपके प्रिय कवि की कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए आप। जी मैम, दुष्यंत जी की पंक्तियां हैं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, मैं पुल सा थरथराता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में, न जाने तेरे कितने करीब अपने को पाता हूँ, न जाने तेरे कितने करीब अपने को पाता हूँ। जी मैम। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। अब अगले साथी धन्यवाद साक्षात्कार। मैम। जी सर। हाँ। रा- मैडम आप पूछ रही हैं क्या माधुरी जी? हाँ जी सर, मैं शुरू करती हूँ। हाँ हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, बिहारी से परिचित हैं आप? कवि बिहारी? हाँ मैम। सर, कोई 3 दोहे सुनाइए सर बिहारी जी के। एक दो है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परी, श्याम हरित दुती होई। और एक और है, अजो तरियो ना ही रहो, बसी मुक्तन के संग, नाक बास बेसरी लेयो, नाक बास बेसरी लेहो। नहीं, दोबारा बताऊं मैम, इसको वो अच्छा। लाइन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अजो तरियो, हाँ, अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत इकन, नाक हाँ जी। बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग।
कहत नटत मिलत खिलत लज्जियात, भरी भुवन में करत है नैनन ही सो बात। बहुत अच्छा सर। जी मैम। सर बिहारी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। हाँ, बिहारी जो है वो एक तो इन्होंने ऋषि परंपरा के ये प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, जी। और बिहारी की काव्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा रही। बिहारी ने श्रृंगार और नीति और भक्ति संबंधी दोहे लिखे हैं। इसके श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी त्रिवेणी भी कहते हैं बिहारी सत्सई को। इन्होंने जो है श्रृंगार के संयोग पक्ष पे अधिक बल दिया है बजाय वियोग पक्ष के। जी मैम। बिहारी जी के वियोग के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है सर? बिहारी जी के विरह के बारे में कहा कि इनका विरह तो मजाक तक पहुंच गया। और एक बात और कही शुक्ल जी ने, कहा कि बिहारी का विरह प्रेम की उस उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाता, बल्कि थोड़ा नीचे ही रह जाता है। सर अगर शुक्ल जी बिहारी जी के वियोग के बारे में ऐसा कहते हैं तो फिर वो वियोग के क्षेत्र में प्रशंसा किसकी करते हैं? हाँ मैम, घनानंद की कहते हैं। रीतिमुग्धा के प्रतिनिधि कवि घनानंद की प्रशंसा करते हैं। सर ये घनानंद है या धनानंद है सर? वो धनानंद तो नंद का अंतिम राजा था, ये घनानंद है रीतिमुग्धा के कवि। पक्का सर? हाँ, मेरे हिसाब से, ठीक है सर। मैं सर जहां तक मैंने घनानंद पढ़ा की है याद है। हाँ हाँ कोई हाँ बात नहीं सर। घनानंद की कोई 2 पंक्तियां बताइए। घनानंद की पंक्तियां हैं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। ये तो एक पंक्ति याद आ रही है। एक कोई और, बात नहीं एक सर। ही पंक्ति और मुझे याद आ रही है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि घनानंद को मौन मधी की पुकार का कवि क्यों कहा जाता है? मौनवधी की पुकार का कोई इन्हें शुक्ल जी ने कहा था, क्योंकि घनानंद जो है वो अपने अंतर्मन से पीड़ा को इन्होंने झेला था। इन्होंने वीर को जो है अन्य कवियों के तरह इन्होंने वीर को जो है यानी अतिशयोक्ति या मजाक की हद तक पहुंचाया था। इन्होंने अपने मन में ही अपनी पीड़ा को सुजान के वियोग को झेला था, और सुजान वियोग की वजह से ये ब्रज संप्रदाय में निश्चित हो गए थे। तो यानी आंत पीड़ा के कवि थे घनानंद। तो इनकी पुकार है वो मौन है, शुक्ल जी ऐसा कहे। जी मैम। सर वियोग हमें घनानंद में भी देखने को मिलता है और वियोग की पीड़ा हमें मीराबाई में भी देखने को मिलती है। तो हम्म। अगर हम तुलना करें तो मीराबाई के वियोग में और घनानंद के विरह वर्णन में हम क्या अंतर पाते हैं? विरहानुभूति में क्या अंतर पाते हैं सर? मीराबाई का जो विरह विरह वर्णन था, वह तो एक, हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान के प्रति था, और मीराबाई ने स्वयं को अपने भगवान को समर्पित कर दिया था। तो ईश्वर के प्रति जो उनका विरह दिखाया गया है, जबकि घनानंद का विरह जो है वो एक सामान्य नायिका सुजान जिसे कहते हैं उसके प्रति दिखाया गया है। तो मीरा का जो विरह था वो मैं यूं कहूं कि मीरा का खुद तो लौकिकता में निवास कर रही थी, लेकिन मीरा का विरह अलौकिकता की हद तक पहुंच गया था। घनानंद का विरह जो था वो मेरे अनुसार ये मानता हूं कि इनका विरह जो है वो लौकिक प्रधान ज्यादा रहा था। जी मैम। घनानंद का विरह लौकिक ही रहा था? नहीं, ज्यादा लौकिक रहा था? प्रधान ज्यादा रहा था, ये मैं मानता हूँ। हाँ, उन्होंने सुजान अच्छा। शब्द के लिए कृष्ण भगवान को भी याद किया है, लेकिन मुख्यतः जो उन्होंने प्राथमिकता दी है वो सुजान को ही दी है। जी मैम। अच्छा सर एक अंतिम प्रश्न बताइए, रहस्यवाद को किस तरह से परिभाषित करेंगे सर आप? रहस्यवाद है कि ये अज्ञात के प्रति जो जिज्ञासा का भाव होता है उसे हम रहस्यवाद कहते हैं। छायावाद में परिभाषा दी गई है, जो अज्ञात सत्ता है उसके प्रति उसको जानने की हमारी जो इच्छा होती है, और अज्ञात सत्ता के बारे में जो हमारे मन में भाव उठते हैं, और उन भावों को जो हम लेखनीबद्ध करते हैं,
तो वे भाव हमारे रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं। छायावाद जी के किसी कवि के अनुसार इसकी परिभाषा बता सकते हैं सर? रहस्यवाद की जी। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, महादेवी वर्मा कहती है कि अपनी को स्वयं को असली तत्व में खो देना ही रहस्यवाद है। और ठीक। प्रसाद जी कहते हैं कि जब आत्मा के आधार पे संकल्पनात्मक अनुभूति होने लगे तो उसे हम रहस्यवाद कहते हैं। शायद ये उसे परिभाषा तो सही नहीं है मेरे अनुसार, ये शायद ये सही हाँ जी नहीं है। सर, उसे जी छायावाद मैम, कहते हैं सर। हाँ छायावाद की है। कोई बात नहीं सर, मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार पूर्ण हुआ। आगे सर आपसे बात धन्यवाद। करेंगे। हाँ राजेश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो राजेश जी, अपनी कोई दुर्बल पक्ष की, अपनी जो व्यक्तिगत है, तो अपना दुर्बल पक्ष की कोई 2 विशेषताएं बताइए आप, कि आपके सर दुर्बल व्यक्तित्व की पक्ष की ये। हाँ हम्म, कि मैं एक तो प्रत्येक व्यक्ति पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। ये मेरा दुर्बल पक्ष है, क्योंकि मुझे बहुतों ने कहा कि इतना जल्दी हर बात पे विश्वास नहीं करते किसी के, आज के समाज के अंदर। लेकिन मेरे अंदर ये दुर्बल पक्ष है, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति को सोच के समझ के विश्वास करना चाहिए। दूसरा है कि जब भी मुझसे कोई पूछता है और मुझे यूं लगता है कि ये बात मेरी सही है, यानी हम कहते हैं कि 16 आने सही है, तो उस बात को मैं गंभीरता से रखता हूँ। लेकिन उसे सामने वाला व्यक्ति जो है वो सोचता है कि ये तो अग्रेसिव हो गए। अब अग्रेसिव को हिंदी में आक्रामक हो गए, आक्रामक शैली में बोल रहे हैं, आक्रामक तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये जो शैली है वो मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आक्रामक हूँ, वो अपने आप हो जाता है। तो ऐसा मुझे, मैंने इन भावों पे कंट्रोल, सॉरी, इन जो इन हमारे जो भाव है, इनको नियंत्रण करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये दो पक्ष में अपनी दुर्बल पक्ष मानता हूँ सर। जी सर। अच्छा, आपका कहने का अर्थ ये है कि आपके जो संवेग हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं, यही? हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो ये संवेग क्या है? संवेग जो है व्यक्ति की 14 मूल प्रवृत्तियों के ऊपर जो है टिके हुए रहते हैं। तो अच्छा अगर हम कहें कि एक व्यक्ति में पलायन की मूल प्रवृत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इस सारे संवेग प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। कौन सा संवेग कब ज्यादा जो है हावी हो, वो परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार के ऊपर निर्भर करता है। जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति होती है वो, तो हमारे अंदर भय नामक स्विंग जो है वो आगे जाता है। ठीक 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 है जी राजेश सर। जी। आप जी सर। ये बताइए, आपने दुर्बल बता दिए, आपको अपने व्यक्तित्व में सबल जो पक्ष है वो क्या लगता है कि मेरे अंदर ये सकारात्मक चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? एक तो मेरा जो है सकारात्मक पक्ष ये लगा मुझे मेरी जिंदगी में कि मैं जब भी कोई कार्य करने की सोचता हूँ कि मुझे ये कार्य करना है, चाहे वो मान लीजिए आप, मगर एक उदाहरण के तौर पे मैं सोचूं कि मुझे तो ये नौकरी प्राप्त करनी है, तो करनी है तो करनी है, ये मेरा जुनून है, मेरी जिद होती है। और जब तब तक रुकता नहीं जब तक उस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी जिद और मेरा जुनून हमेशा आज तक जो है सकारात्मक दिशा में मैंने अपनाया है, नकारात्मक दिशा में नहीं। तो ये चलो मेरा सबल पक्ष मानता हूं मैं। जी सर। चलो, ठीक है ठीक है। तो आपकी अभिरुचियां क्या है? अभिरुचियां सर डायरी लेखन है, अच्छा, और मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना, उनको ये समझना। डायरी डायरी लेखन क्या है? ये विधा, इस विधा का आविर्भाव कहाँ से होता है इन दिनों? डायरी लेखन जो है वो एक नवीनतम रूप में हिंदी में आई है। और डायरी लेखन सबसे पहले अगर अब संसार की बात की जाए तो एक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, एन फ्रैंक की लिखी हुई डायरी थी। वो डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई डायरी मानी गई है। डायरी लेखन, डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं, दैनिकी भी कहते हैं। दिन के
जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपने 8 पहरे में जो कार्य करता है, उनको जो है दिनांक के समय अनुसार उनको इंगित किया जाता है। उस क्या लेखन को इसमें हम डायरी। क्रमबद्धता होती है या इसको कहीं बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं या नहीं क्रमबद्धता सर, अनिवार्य है? डायरी लेखन सबसे, अगर छोड़ने को छोड़ सकते हैं, लेकिन डायरी लेखन है वो प्रतिदिन होना चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। हाँ, इसमें जो है भाषा की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती सर। तो इसमें रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं या कोई जीवन का बहुत विशेष ऐसा अवसर हो जीवन का नहीं सर, जो डायरी लेखन का अर्थ ही है प्रत्येक दिन लिखिए और रोजमर्रा की मुख्य मुख्य घटनाएं आप, ठीक है छोटी मोटी घटनाएं आप छोड़ सकते हो, मुख्य मुख्य अच्छा अच्छा चलो ठीक लिखते ठीक है। जाइए। तो अभी हाँ जी अपने सर। जो राजस्थान में शिक्षा विभाग जो है तो उसमें एक स्टार्स हाँ जो है प्रोग्राम वो अभी संचालित है विद्यालयों के अंदर, तो ये क्या क्या प्रोग्राम है? सर, इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो कोविड के दौरान एक स्माइल प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया गया था जो वर्तमान में भी चल रहा है, तो क्या क्या प्रोग्राम है ये? स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो बच्चों को घर बैठे जो है ऑनलाइन शिक्षा देने का एक माध्यम अपनाया गया, जिसमें अध्यापक जो हैं वो व्हाट्सएप के जरिए उनको जो है कार्य भेज सकते हैं, या उनकी जो उन्हें क्लासेस जो है ऑनलाइन लेकर के उनको भेज सकते हैं। बच्चा घर बैठकर भी कुछ अध्ययन करता रहे। अच्छा अच्छा, तो ये क्या इसकी फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म इसकी स्माइल की? इसकी हाँ, फॉर्म तो सर याद कीजिए कुछ, शुरू में एस है, कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर पा रहा रिकॉर्ड, याद अच्छा नहीं अच्छा, आ रहा। क्योंकि सूचना तकनीक के माध्यम से ही तो दे रहे हैं ना ये अपन। हाँ सर। हाँ, सूचना जो सार्वजनिक सूचना तकनीक के माध्यम है उन्हीं के माध्यम से दे रहे हैं अपन। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, चलो। तो एक ये रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है। हाँ सर, हाँ, तो क्या है ये रीडिंग कैंपेन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि सर जो बच्चे छोटी क्लासों के बच्चे हैं उनको अतिरिक्त जो है उनका शिक्षा कराई, जैसे जो बच्चे अपनी कक्षा के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनमें धीरे धीरे सुधार करके उस स्तर तक उन्हें लाना, ये होना चाहिए सर। चलो कोई बात नहीं। तो अभी राजेश जी आपके विद्यालय में भी ये मैंने श्याम जी से भी प्रश्न किया था, तो विद्यालय में ये जो एनुअल जो फंक्शन चल रहे हैं, तो क्या इस हाँ सर। समय के अंदर उचित है उनका संचालन करना, या सरकार को कुछ उसके समय में थोड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए था? सर, अगर देखा जाए तो हम जो है कोविड की बात करते हैं, कोविड के अनुसार ही शायद आप पूछना चाहते होंगे मेरे अनुसार। तो जहां तक वर्तमान जो समय चल रहा है अभी, इस समय जो है सरकार को शायद लग रहा होगा कि क्योंकि सरकार जो है उनके पास सारे जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं कि आज हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या हो रहा है, कितने कोविड के मरीज नए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं, तो सरकार को लगा। वो तो सरकार ने एक बाल शनिवार का जो प्रोग्राम होता था उसमें सभी वो प्रोग्राम आयोजित होते थे, सांस्कृतिक जो हम्म प्रोग्राम होते थे, बच्चों की प्रतिभाएं। हम्म। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का? वार्षिक उत्सव का क्या? हाँ हाँ। वार्षिक उत्सव का उद्देश्य तो यही है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान हो, वो वहाँ आए, बच्चों की बिल्कुल प्रस्तुतियां बिल्कुल हैं, बच्चों बिल्कुल की जो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है राजेश जी, यही पूछना चाह रहा था मैं। चलो, बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, सब संपन्न धन्यवाद सर होता है आपको। आपका। ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ स्वामी जी, मैं भेज रहा हूँ इनके नंबर। आनंद सरल ए ए मेरे याद कौन रख दी ए जगह नहीं।